नमस्कार दोस्तों, ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं CISF HCM एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट GK GS के क्वेश्चन। आपको पता होगा CISF HCM का जो एग्ज़ाम है वो 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो लगभग 4 से 5 दिन आपके पास बचे हैं। तो इस टाइम को आप ख़राब ना करें, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चनों को याद करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी? तो राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? आप क्लियरली देख सकते हैं, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज या फिर अकाली दल। तो ब्रह्म समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो कब की थी सर? 1828 में की थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। आर्य समाज की स्थापना सबको पता है दयानंद सरस्वती ने की थी, लेकिन कब की थी? तो 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। और कब की थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो 1867 में की थी। और अकाली दल की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके करवा दिए एक ही क्वेश्चन में। तो इस तरीके से टोटल मैं आपको 100-125 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ब्रह्म समाज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध खालिस्तान से था। तो उलेमा शब्द का संबंध किससे होता था? विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री के लिए दिल्ली सल्तनत में कौन सा शब्द काम में लिया जाता था? उलेमा काम में लिया जाता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन आता है, अच्छा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का संस्थापक कौन है? तो दिल्ली का संस्थापक किसको बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। लेकिन वहीं आपसे पूछ ले कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, 2008 से 2010 तक की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? तो 2008 से 2010 की मंदी के कारण जो बेरोजगारी हुई थी उसको हम किस प्रकार की बेरोजगारी के नाम से जानते हैं? चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी तो आपने सुनी होगी, लेकिन चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? तो चक्रीय बेरोजगारी होती है आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण, आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी आती है उसको बोला जाता है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे पास इस समय पर पैसे कम है, तो मैं क्या करूँगा? मजदूरों को कम कर दूंगा। ठीक है, उत्पाद की संख्या को कम कर दूंगा। जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं मजदूरों की संख्या को वापस बढ़ा दूंगा। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी होती है उसको चक्रीय बेरोजगारी बोली जाती है। कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? कल भी मैंने बताया था, जो जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाती है उसको बोला जाता है जाइलम। जाइलम किसका संवहन करता है? जल का। और जो भी आपके खनिज लवण हो गए, ठीक है, उनको कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जैसे कि मैं HCl की क्रिया किसके साथ करवा दूँ? NaOH के साथ में करवा दूँ। ठीक है, अगर HCl तो सबको पता है कि अम्ल है और NaOH क्या है? क्षार है। तो इन दोनों की क्रिया अगर मैं करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? NaCl बनेगा, यानी कि तो लवण हो गया। और क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये क्या हो गया? जल हो गया। तो मैंने क्या बोला था? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको बोला जाता है। और उसमें फाइनल जो उत्पाद है वो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की किस शैली को दर्शाता है? तो वास्तुकला की किस शैली को दर्शाता है? दक्कन शैली को दर्शाता है। नागर एक मंदिर निर्माण की शैली है जो उत्तरी भारत में पाई जाती है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है।
और राज्यपाल का नाम क्या है? थावर चंद गहलोत है, थावर चंद गहलोत है। कर्नाटक के लोक नृत्य बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। डोलू कुन्नीथा लोक नृत्य, डोलू कुन्नीथा लोक नृत्य भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। नागमंडला ये लोक नृत्य भी कर्नाटक का है, ठीक है। जूडू हैली लोक नृत्य ये भी कर्नाटक का है। और भूता आराधना ये लोक नृत्य भी कर्नाटक का है। तो कर्नाटक के लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? यक्षगान, डोलू कुन्नीथा, नागमंडला, जूडू शैली, ठीक है। ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? कर्नाटक के। तो गुलबर्गा में स्थित जो बैमनी स्मारक है वास्तुकला की कौन सी शैली को दर्शाता है? दक्कन शैली को दर्शाता है। ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है, भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। तो एक व्यक्ति जिसने अनंत को देखा है, ये किसकी बायोग्राफी है? श्रीनिवास रामानुजन की बायोग्राफी है। अब श्रीनिवास रामानुजन की तो और किताबें भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जाएंगी, तो लिख लो द लॉस्ट नोटबुक, द लॉस्ट नोटबुक किसकी बायोग्राफी है? श्रीनिवास रामानुजन की है। इसके अलावा कलेक्टेड पेपर्स, COLLECTED कलेक्टेड पेपर्स ऑफ श्रीनिवास रामानुजन, कलेक्टेड पेपर्स ऑफ श्रीनिवास रामानुजन, ये भी किसकी बायोग्राफी है? तो ये भी श्रीनिवास रामानुजन की पुस्तक है, ठीक है। रामानुजन लेटर्स एंड कमेंट्री, रामानुजन LETTERS लेटर्स एंड कमेंट्री, ये पुस्तक भी किसकी है? श्रीनिवास रामानुजन की, ठीक है। तो देखो श्रीनिवास रामानुजन की 4 पुस्तकें हमने यहाँ पर देखी। एक तो है क्वेश्चन में जो दी गई है ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक तो ये हो गई। दूसरी है द लॉस्ट नोटबुक, ये भी किसकी है? रामानुजन की है। कलेक्टेड पेपर्स ऑफ श्रीनिवास रामानुजन, ये भी श्रीनिवास रामानुजन की है। और रामानिवास लेटर्स एंड कमेंट्री, ये पुस्तक भी किसकी है? श्रीनिवास रामानुजन की पुस्तक है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 226 में, यानी अनुच्छेद 226 में है। और उच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में है। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछ ले, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में दिल्ली में कितने व्यक्ति रहते हैं? 11,297। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन ओपन, ठीक है। अब विंबलडन ओपन 2023 के विजेता कौन है? पुरुषों में है कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज तो पुरुषों में जीता है। और महिलाओं में किसने जीता है? मार्केटा वोड्रोसोवा, मार्केटा वोड्रोसेवा ने महिलाओं में जीता है, ठीक है, लिख लीजिए। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल पिछला पेपर में भी मैंने बतवाया था, भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। और राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना है कौन? रुक्मणी देवी अरुंडेल। भरतनाट्यम के और कलाकार एग्जाम में अगर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो भरतनाट्यम के और कलाकार आपसे पूछ ले तो यामिनी कृष्णमूर्ति, इसके अलावा सोनल मानसिंह, इसके अलावा मल्लिका साराभाई, इसके अलावा मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, ठीक है, और शाश्वती सेन, सबका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, ठीक है, शाश्वती सेन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, सबका संबंध किससे है? भरतनाट्यम नृत्य से है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? सादिर था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? तो भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में, 19 आर्टिकल से 19-22 आर्टिकल 22 तक किसका अधिकार है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? तो असम में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भोगाली बिहू। ओणम
केरल का है, लोहड़ी पंजाब का है और मकर संक्रांति राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी, ठीक, सब में मनाई जाती है। तो भोगाली बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? असम में। अच्छा, बिहू के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के। एक तो भोगाली बिहू हो गया, एक आपसे पूछ रही है माघ बिहू हो गया, और एक काटी बिहू हो गया। ये तीनों के तीनों बिहू के क्या है? प्रकार हैं, और तीनों के तीनों ही कहाँ पर मनाए जाते हैं? असम में मनाए जाते हैं। असम के और त्यौहार अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। माजुली फेस्टिवल, माजुली महोत्सव असम का है। रोंगकर, ये भी असम का है, ठीक है। बैसागु बिहू, ठीक है। एक चाय महोत्सव, चाय महोत्सव, ये भी कहाँ का है? असम का है, ठीक है। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। असम के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो हिमंत बिस्व शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ कितनी थी? तो 1947 यानी आज़ादी के समय पर भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 12% थी। वर्तमान में कितनी है? 74.04%। जिसमें पुरुषों की कितनी है? पुरुषों की है 82.14%, महिलाओं की कितनी है? 65.46%। और आज़ादी के समय पर कितनी थी? मात्र 12%। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 का प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? अर्पणा सतीशन को दिया गया। अर्पणा सतीशन का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी से भी है और भरतनाट्यम से भी है। अब भरतनाट्यम के कलाकार तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार और लिख लीजिए। तो यामिनी रेड्डी, ठीक है, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ठीक है। और गुरु वेम्पत्ति चिन्ना स्वामी, गुरु वेम्पत्ति चिन्ना स्वामी, सबका संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। एक स्वपन्ना वर्मन और लिख लो, स्वपन्ना वर्मन, ठीक है। तो भरतनाट्यम के कलाकार तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कुचिपुड़ी के कौन कौन हो गए? एक तो हो गया अर्पणा सतीशन, तो हो ही गया। इसके अलावा यामिनी रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, गुरु वेम्पत्ति चिन्ना स्वामी और स्वपन्ना रेड्डी, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध तो कथक से है, आसान है। श्रीमंत शंकरदेव का संबंध किससे है? सत्रिया क्लासिकल डांस से है, ठीक है। उस्ताद सफ़ात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो सफ़ात अहमद खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तबला के लिए। तबला से और कौन प्रसिद्ध है? जाकिर हुसैन का संबंध भी किससे है? तबला से, ठीक है। अल्लाह रखा का संबंध भी किससे है? तबला से है। हारमोनिया से कौन संबंधित है? पुरुषोत्तम वालावलकर, पुरुषोत्तम वाला वलकर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हारमोनिया से है, ठीक है। और एक ज्ञान प्रकाश घोष, ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध भी किससे है? हारमोनिया से है। वायलिन के कलाकार एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। अच्छा, रुद्र वीणा इंपॉर्टेंट है, रुद्र वीणा के इंपॉर्टेंट लगाओ तो लिखो असद अली खान। असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रुद्र वीणा से संबंधित है, ठीक है, लिख लीजिए। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के समय पर दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो लिख लीजिए हर्षचरित्र, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। इसके अलावा कादंबरी के लेखक भी कौन है? बाणभट्ट है। हर्षवर्धन के समय पर कौन यात्री भारत आया था? हेनसांग भारत आया था, ठीक है। हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की, ठीक है, नोट कर लीजिए। जो जल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसको बोला जाता है अंतर्जनित बल। क्या बोला जाता है? अंतर्जनित बल। सर्वप्रथम कोर्क की कोशिकाओं की खोज 1665 में किसने की थी? तो कोर्क की कोशिकाओं की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। यानी कि मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया की खोज भी की थी, ठीक है, लिख लीजिए। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक पहले ही बता चुका हूँ, आत्माराम पांडुरंगा है और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1867 में, ठीक है, नोट कर लीजिए। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? तो पंचामृत योजना को किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए चरकूला लोक नृत्य, रासलीला,
रासलीला, रामलीला, ठीक है, कथक, ख्याल, नौटंकी और कजरी, सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। चरकुला हो गया, ठीक है, इसके अलावा रासलीला, रामलीला, कथक, ख्याल, नौटंकी और कजरी, सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा उसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहलाता है। एक हॉकी टीम में मैदान में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। खो खो के खेल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल के खेल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। और जल पोलो में कितने होते हैं? जल पोलो यानी वाटर पोलो में भी कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। तो जल पोलो और कबड्डी में 7, खो खो में 9, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 11 और 11 खिलाड़ी होते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं? बहुत आसान है, गोदावरी नदी को बोला जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से होता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से होता है। गोरखपुर भारत के खालिस्तान रेलवे का हेडक्वार्टर है, उत्तर पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको करवा दिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।